जय श्री राम दोस्तों हम राजस्थान के इतिहास की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि दोस्तों अभी कोरोना वायरस के मामले कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए आप अपने घरों में रह कर के ही जो आपका अध्ययन है, जो आपकी स्टडी है, उसे सुचारू रूप से जारी रखें। और उसी के क्रम में हम हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ आपके लिए रोजाना तथ्यपरक, गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय पाठ्य सामग्री आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, उन पे 101% रिलाय कर सकते हैं और वहीं से आपको जो जानकारी मिल रही है वो प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे जितने भी वीडियोज हैं उनको लाइक और शेयर करते रहें तथा उन पर अपने अच्छे कमेंट्स हमें देते रहे। दोस्तों मैं बात कर रहा था आपसे राजस्थान के इतिहास की। राजस्थान के इतिहास की बात करते हुए मैंने आपको मेवाड़ राजवंश के बारे में बताया और मेवाड़ राजवंश के सभी जो मुख्य प्रतापी शासक है उन सब की हमने बात की है। लेकिन आज मैं जिस शासक की मेवाड़ राजवंश के बात करूंगा वो प्रतापी नहीं है, वो महाप्रतापी शासक है। क्यों? उनके नाम में ही प्रताप छुपा हुआ है। आज दोस्तों हम बात करेंगे, आप सभी ने बहुत अच्छे से पहचाना होगा कि हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की, एक ऐसे शासक की जिसकी स्वाभिमानता, जिसकी वीरता, जिसकी कर्तव्य परायणता, जिसकी सत्यनिष्ठा इस देश में जिन चीजों की क्या है सौगंध खाई जाती है। महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेते ही आपके और मेरे जो शरीर है उसके अंदर गूजबम्स आने लगते हैं, मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम अपने आप को बहुत ज्यादा वीर रस से समाहित कर लेते हैं। महाराणा प्रताप जिनका जीवन इतना कष्ट भरा रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मातृभूमि के खातिर कभी भी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। देखिए महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम जिसने राजस्थान ही नहीं वरन हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदू राजवंशों का क्या है मान रखा। अकबर के सामने एक से एक बड़े बड़े राजवंशों ने घुटने टेक दिए, लेकिन महाराणा प्रताप एक छोटे से जिनके पास संपूर्ण मेवाड़ तक नहीं था, उस महाराणा प्रताप कभी भी अकबर के सामने घुटने नहीं टेके, वरन अपने संपूर्ण शासन काल में अकबर को रोज उन्होंने परेशान किया। अकबर ने अनेकों शिष्टमंडल भेजे। 1572 से अकबर ने 1572 से 76 के बीच 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसमें आपके एक क्रम होता है ना JMBT वाला, जलाल खां, मानसिंह, भारमल, टोडरमल, इन चारों के नेतृत्व में शिष्टमंडल भेजे, जिसमें देखिए जलाल खां के अलावा तीनों हिंदू हैं, जाके महाराणा प्रताप को समझा रहे हैं कि आप अकबर के साथ संधि कर लीजिए, इसका यह फायदा होगा कि आपको कभी समस्या नहीं होगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी बात नहीं मानी और कभी भी अपनी स्वाधीनता से समझौता नहीं किया। जिस समय महाराणा प्रताप शासक बने थे उससे जस्ट पहले, यानी मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि उदय सिंह के समय में चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था। किसका? अकबर का अधिकार हो गया था। अकबर का अधिकार होने के कारण चित्तौड़ और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, जिसमें आपका बदनौर है, मांडलगढ़ था, शाहपुरा था, ये सब रायला वगैरह के क्षेत्र, ये सब मुगलों के अधीन चले गए थे। जो सीमांत क्षेत्र थे मेवाड़ के, अब इनसे क्या है राजस्व मिलना बंद हो गया था। किसको? आपके मेवाड़ को। इससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। तो अब राणा के सामने 2 रास्ते बचे थे, या तो अकबर के सामने अपना सर झुका ले या फिर जो है उसी में संघर्ष करे। राणा ने जो उनके पास सीमित साधन थे उन्हीं साधनों के साथ संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए संघर्ष की ऐसी एक बयार लिख दी, बयार बिछा दी इस दुनिया में कि उनके संघर्ष को आज और आने वाले पता नहीं कितने वर्षों तक आप और हम सब और हमारी आने वाली सभी पीढ़ियां याद करेंगी। और याद करते हुए हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस हिंदुस्तान में जो राजस्थान है और राजस्थान के मेवाड़ राजवंश का एक ऐसा शासक भी हुआ था जिसने उस समय के सबसे शक्तिशाली राजवंश को क्या है नाको चने चबवा दिए थे। अकबर ने अनेकों कोशिश
कोशिश की महाराणा प्रताप को दबाने की, महाराणा प्रताप को परेशान भी बहुत किया, खूब कोशिशें की कि उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाए, लेकिन राणा एक भी कोशिश में सफल नहीं हुए, अकबर एक भी कोशिश में सफल नहीं हुआ और महाराणा प्रताप ने धीरे धीरे करते हुए अपने राज्य के सारे क्षेत्र जीत लिए। राणा ने संघर्ष कैसा किया है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि राणा के संघर्ष की बात यह थी कि उन्होंने घास की, उदयपुर के जंगलों में जो घास खाई जाती है ना, उस घास की रोटियां खाई थी राणा ने। इस प्रकार की रोटियां खा करके एक राजवंश का राजा जो कभी मखमली चादरों पे सोया करता था, उसने अपने दिन निकाले हैं जंगल में पत्थरों पर सो करके। तो अगर आपको जीवन में कभी आगे बढ़ना है, कभी आपको संघर्ष करना है और संघर्ष करते हुए यदि आप परेशान हो जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि अगर संघर्ष की कोई बयां लिखी है तो महाराणा प्रताप ने लिखी है। अगर आज आप ये सोचते हैं कि आपने कोई परीक्षा दी है और उस परीक्षा में आप असफल हो गए, तो असफलता से आप घबराएं नहीं दोस्तों, संघर्ष सभी के जीवन में रहा है। संघर्ष अगर आप देखिए, ईश्वर तुल्य जिन्हें समझते हैं भगवान श्री राम, उनके जीवन में भी संघर्ष रहा है। या फिर आप अगर किसी राजाओं की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया और उत्कृष्ट उदाहरण है आपके सामने महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप जिनका जीवन ही संघर्षों से भरा रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने यूं अपना सर नहीं झुकाया, उन्होंने अपना सर हमेशा अभिमान के साथ खड़े रखा। और इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने भी यह बात कह दी कि अरावली की ऐसी कोई घाटी नहीं है, क्योंकि अरावली को देखो उन्होंने आल्पस से तुलना की है, क्योंकि आल्पस और अरावली दोनों सेम टाइम के बने हुए हैं, दुनिया की प्राचीनतम पर्वतमालाएं हैं। तो इन्होंने कहा कि अरावली की ऐसी कोई घाटी नहीं है या कोई ऐसी पहाड़ी नहीं है जिसपे या तो राणा की विजय का, महाराणा की विजय का, या उनकी वीरता का, या उनकी वीरतापूर्ण पराजय। देखिए महाराणा प्रताप ने युद्ध हारे, लेकिन वीरतापूर्ण पराजय हुई है उनकी। ऐसे नहीं है कि गए और हार गए, नहीं, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से शत्रु सेना को परेशान करते हुए तब जाकर के अंत में क्या है, उनकी हार हुई। तो इस प्रकार राणा के जीवन से हमें सीखने को मिला दोस्तों कि हमें संघर्ष करते रहना है, और संघर्ष करते रहने, जो भी संघर्ष करता रहेगा, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। किसी ने सच ही कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, कभी एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अरे देखो तो सही कि क्या आसमान सच में ही किसी दीवार जैसा है, या हम पत्थर उछालते जाएंगे और वो आसमान के भी पार हो जाएगा। हमें सिर्फ दोस्तों देखिए संघर्ष करना होता है, संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष करने से आप क्या होते हैं, आप ऊर्जावान बनते हैं, संघर्ष करने से आप जीवन में कठोर बनते हैं, आपके अंदर एक बड़ा अनुभव आता है। इसीलिए जिन व्यक्तियों को छोटी उम्र में सफलता मिल जाती है ना, उन्होंने कभी भी सफलता के मायने बड़े नहीं बनाए हैं। अगर आप एक छोटी सी उम्र में कोई छोटी जॉब या नौकरी, जो भी कुछ आप जानते हो, आपके अकॉर्डिंग जो भी सफलता होगी वो आपको मिल जाती है, तो कभी आप बड़ा स्तर नहीं पा पाते हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण अब्दुल कलाम साहब का ले सकते हैं कि उन्होंने दोस्तों अपने छोटे से उम्र में अखबार बेचे हैं, बहुत छोटे छोटे काम किए, लेकिन जिस दिन वो इस दुनिया को छोड़ करके गए थे ना, तो वो हिंदुस्तान के मिसाइल मैन थे, हिंदुस्तान के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पद यानी राष्ट्रपति का पद भी उन्हें मिल चुका था। तो दोस्तों अगर आप संघर्ष करते हैं तो संघर्ष करते हुए आप जो कार्य करेंगे वो हमेशा क्या होंगे, इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे काफी सारी बातें कर ली हैं। अब मैं बात करूंगा आपसे महाराणा प्रताप के बारे में, एक ऐसा व्यक्तित्व जो क्या करता है, जो आपको और मुझको अपने वीरतापूर्ण कार्यों से ओतप्रोत करके हमें वीर रस से ओतप्रोत कर देगा, और हम सब क्या करेंगे, आज ही से अपने संघर्ष को अति बलवान बना देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अति बलवान बना देंगे। तो आइए महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब उदयपुर के महाराणा उदय सिंह की क्या हुई, मृत्यु हो गई, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई, तो उदय सिंह की जिस दिन अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उस समय मतलब उदय सिंह ने अपने जीवन के अंतिम समय पर जगमाल जो उनके पुत्र थे उनको क्या है, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। कहा था कि जगमाल ही क्या होंगे, अब मेवाड़ के महाराणा बनेंगे। लेकिन जो आपके जालोर के अखेराज सोनगरा थे और
राम सिंह, इन दोनों ने विरोध किया जब इनकी अंत्येष्टि हो गई उसके बाद, और कहा कि नहीं, ये जगमाल इस योग्य नहीं है, इसीलिए गद्दी पर सबसे पहले किसको बिठाया? महाराणा प्रताप को। एक व्यक्ति जो क्या है? योग्य है। एक व्यक्ति जिसने जीवन में बताया कि संघर्ष करना उसकी क्या है? सबसे बड़ी क्षमता है। एक व्यक्ति जिसने बताया कि वो वीर है। एक व्यक्ति जिसने ये बताया कि वो स्वतंत्रता का पुजारी है, स्वाभिमानी है, स्वार्थ त्यागी है। इसने क्या है? अपने स्वार्थ के लिए अकबर से संधि नहीं की, वरन अपनी स्वाधीनता, अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अकबर से हमेशा जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। इनका जो जन्म था ना दोस्तों, क्या हुआ? जन्म कब हुआ आपके? 9 मई 1540 को हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 को। और जन्म कहां हुआ था? जन्म हुआ था तत्कालीन मेवाड़ के एक भव्य दुर्ग कुंभलगढ़ में। कहां हुआ था दोस्तों? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ। इनकी जो मां है, इनकी जो मां थी वो कौन थी? वो थी जालोर के जो शासक थे अखैराज सोनगरा। देखिए मैंने बताया था आपको कि जालोर और खैरवा के ठाकुर, इन दोनों की पुत्रियों से उदय सिंह ने क्या है? विवाह किया था। तो जो जालोर के अखैराज सोनगरा थे, उन्हीं की पुत्री जयवंता बाई इनकी क्या थी? मां थी। तो माता कौन है इनकी? जयवंता बाई। पिता का तो नाम आप सबको पता ही है, उदय सिंह है, तो वो तो हमें लिखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जयवंता बाई इनकी माता का नाम। अब क्या होता है कि उदय सिंह का हो गया स्वर्गवास। उदय सिंह के स्वर्गवास के बाद जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उसके बाद प्रताप को गद्दी पर बिठाया गया। पहले जगमाल के बारे में उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन फिर गद्दी पर किसे बिठाया? प्रताप को ही बिठाया। किस बात का? जगमाल को बिठाने का विरोध किया था जालोर के अखैराज सोनगरा और राम सिंह ने। तो इन दोनों ने विरोध किया और अंत में प्रताप को क्या मिल गई? गद्दी मिल गई। ये जो कार्यक्रम हुआ था आपका प्रताप को गद्दी मिलने का, तो प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था ना दोस्तों, वो कब हुआ था? वो हुआ था 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में। कहां हुआ था? 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में राज्याभिषेक। 28 फरवरी 1572 गोगुंदा। और गोगुंदा कहां है? गोगुंदा है आपके राजसमंद में। कहां है दोस्तों? राजसमंद में। तो इनका राज्याभिषेक हुआ। अब देखिए जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया उदय सिंह ने, लेकिन राज्याभिषेक करवा दिया किसका? महाराणा का। प्रताप का क्या है? राज्याभिषेक करवा दिया। अब ये जो प्रताप है, मतलब जगमाल से गद्दी छीन करके प्रताप को गद्दी देने का कार्य क्या कहलाया? यह घटना राजमहलों की क्रांति। राजमहलों की क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना को क्या कहा गया दोस्तों? कि ये तो क्या है? राजमहलों की क्रांति है। क्रांति के नाम से जानी जाती है। अब इसे क्रांति क्यों कहा? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी राजा के निर्णय को ही बदल दिया गया। किसके लिए? प्रताप के लिए। तो प्रताप है, अब प्रताप के बचपन का नाम देखिए दोस्तों। क्रांति किसी भी चीज को या किसी भी घटना को तब ही कहा जाता है जब उसने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। हमेशा से यह होता आ रहा था कि महाराणा जिसको उत्तराधिकारी घोषित कर रहे थे वो ही अगला महाराणा बन रहा था, लेकिन जब प्रताप का नंबर आया तो उदय सिंह ने जगमाल को घोषित कर रखा था, लेकिन जनता ने और जालोर के अखैराज सोनगरा और राम सिंह इन दोनों ने मिलकर के प्रताप को गद्दी पे बिठाया। तो यानी अब तक जो परंपरा जो चली आ रही थी उसको क्या है? बदल दिया, व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। तो ये क्या कहलाया? क्रांति कहलाई। प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। क्या था दोस्तों?
की का इनके बचपन का नाम था। अब प्रताप के समय देखिए इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो ये है कि प्रताप के समय मुगल बादशाह, ये हमें सबसे ज्यादा जरूरी रखना होता है ध्यान। वैसे तो आप सबको ये रट गया होगा, लेकिन हमारा हक, एक कर्तव्य है आप सभी को बताना कि प्रताप के समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। यानी अब तक का हिंदुस्तान के इतिहास में मध्यकाल का सबसे बड़ा शासक, चाहे वो मुगल वंश हो चाहे कुछ भी हो, अकबर से महान और अकबर से बड़ा शासक कोई नहीं हुआ मध्यकाल में। प्राचीन भारत की बात नहीं करूंगा, प्राचीन भारत में तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य, उधर चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्ष, कनिष्क, कई बड़े बड़े राजा हुए हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ मध्यकाल की। तो ये थे। अब इनके समय प्रताप के समय मेवाड़ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति क्या थी इनकी? अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसका कारण था, मैंने बताया आपको कि चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा, रायला, चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा व रायला आदि, चित्तौड़, बदनौर, शाहपुरा व रायला आदि प्रांत जो सीमावर्ती प्रांत थे वो अब मुगलों के हाथों में थे। आदि सीमावर्ती प्रांत, आदि सीमांत भाग मुगलों के हाथों में थे। किसके हाथों में थे? मुगलों के हाथों में। तो क्या था इससे? इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। अब क्या है? प्रताप के पास दो विकल्प है इस समय। पहला विकल्प हमेशा आसान होता है, इसीलिए हम उसे ही देखते हैं। पहला विकल्प क्या था? अकबर की अधीनता स्वीकार करना और आराम से अकबर को कर दिए जाओ और शासक बनके बैठे रहो। अधीनता स्वीकार करना। अगर महाराणा ने भी ये कर लिया होता तो आज हम महाराणा प्रताप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे होते दोस्तों। दूसरा जो कार्य था प्रताप के पास, दूसरा विकल्प था, वो था संघर्ष करना। एक विकल्प बहुत आसान है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करना। एक देखिए आजकल आप देखते होंगे कि परीक्षाओं में परीक्षा होते हुए आपके पास कई बार लोग कहते हैं ना कि यार वहां से पेपर मिल जाएगा, यहां से पेपर मिल जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पेपर कहीं से मिलता नहीं है। कुछ गिरोह होते हैं जो लोगों को लूट लेते हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो हमें दोस्तों ये जो सीधी मलाई मिलती है ना, कभी उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें कोशिश करनी है कि हम उस पूरी पुस्तक को पढ़ डालें। हम कोशिश करें कि जो भी प्रश्न आए उसका उत्तर हमें आए। तो हमें ऐसा कार्य करना है। तो हमें भी महाराणा प्रताप से क्या है? सीखना है। आसान काम था, सिक्के ही सिक्के उनकी जेब में होते, लेकिन प्रताप ने ये काम नहीं किया। प्रताप ने जो काम किया वो था संघर्ष का। क्या था दोस्तों? संघर्ष का रास्ता प्रताप ने चुना। तो चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। अब प्रताप ने चुन लिया संघर्ष का रास्ता। इन्होंने क्या है? कोई भी उनकी बात नहीं मानी। किसकी नहीं मानी? अकबर की। अकबर ने काफी इनके सामने ऑप्शंस रखे कि आप हमारे ही राज्य में मिल जाइए और हम कोशिश क्या करते हैं, हम आपको आराम से मेवाड़ में राज्य करने देंगे, बस आप मुगलों का झंडा आपके राज्य में रखेंगे। और साथ में केवल झंडा रखने से काम नहीं चलेगा, आपको कर देना होगा। मतलब कुल मिला के आपको अकबर की अधीनता स्वीकार करनी होगी। और यह कार्य उस समय तक अधिकांश राजपूत राजा कर चुके थे। मतलब आपके प्रताप जब तक आए तब तक अधिकांश राजपूत राजा अकबर के क्या हो चुके थे? अधीन हो चुके थे। लेकिन प्रताप तो ठहरे
प्रतापी, उनसे थोड़ी होगी अधीनता, नहीं करी उन्होंने अधीनता स्वीकार। तो फिर क्या हुआ ये कि अकबर ने कोशिश की और 4 शिष्टमंडल भेजे प्रताप के पास। देखिए अकबर ने भी काफी कोशिश की कि वो मेवाड़ से संधि कर लें, क्योंकि बार बार युद्ध करने से क्या है, राज्यों की आर्थिक हालात खराब होते हैं, इसलिए उसने काफी कोशिश की। तो उसने 1572 से 76 के बीच 4 शिष्टमंडल अकबर ने भेजे 4 शिष्टमंडल भेजे। इनकी ट्रिक होती है JMBT, मतलब इन 4 लोगों के नेतृत्व में आए थे। अगर कुछ भी याद नहीं रहता है तो सीधा याद रखेंगे हम JMBT, जलाल खां, उसके बाद मान सिंह को बहुत बेइज्जत किया था प्रताप ने। मान सिंह को प्रताप ने इतना तक कहा था कि औरों ने तो फिर भी सिर्फ अधीनता स्वीकार की है, तुमने तो अपनी इज्जत तक इन मुगलों के हाथों पे सौंप दी, क्योंकि कछवाड़ जो राजवंश था आमेर का, उसी राजवंश ने अपनी पुत्री जोधा को अकबर से विवाह किया था। देखिए मुगल राजपूत संबंधों की ये बात हो सकती है, लेकिन प्रताप इस बात के बिल्कुल विरुद्ध थे। तो जब मान सिंह आए थे समझाने तो इनको बहुत अच्छे से सुनाया। फिर आए भारमल और अंत में आए आपके टोडरमल। कौन आए? टोडरमल। तो ये 4 लोगों के नेतृत्व में क्या है, आपके जलाल खां, मान सिंह, भारमल और टोडरमल के नेतृत्व में 4 शिष्टमंडल आए और ये चारों शिष्टमंडल वापस भी चले गए। वार्ता इनकी क्या रही? अनिर्णित। इनकी सबकी वार्ता क्या रही दोस्तों? अनिर्णित। महाराणा ने एक का भी प्रस्ताव, राणा ने कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि थे तो महाराणा ना। और महाराणा प्रताप को तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, स्वतंत्रता के अलावा कुछ प्यारा ही नहीं है। तो कोई भी इनका क्या है, प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। ठीक है, चले गए। अब अकबर का हो गया दिमाग खराब। अकबर ने कहा यार एक छोटे से राज्य का राजा मेरी बात नहीं सुन रहा है, बहुत देर हो गई, मैं उससे प्यार से बात कर रहा हूं तो वो समझ नहीं रहा है। अकबर आ गया मेवाड़ पर आक्रमण करने की तैयारी करके 1576 में। 1576 के प्रारंभ में ही, क्योंकि 18 जून को क्या है आपके युद्ध हो जाएगा हल्दी घाटी का। 1576 के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी के लिए कहां आया? अजमेर आया। वही आपका अजमेर में क्या है आपके अजमेर में है मैगजीन, जो शस्त्रागार हुआ करता था पहले मुगलों का। बाद में इसी को अंग्रेजों ने भी अपना शस्त्रागार बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, अजमेर में छावनियां बनाई। तो अजमेर क्या है, हमेशा से ही एक तरीके का मेन सामरिक स्थल रहा है कि वहां पर दूसरी पार्टी हमेशा तैयारी करती थी। अजमेर आया और अजमेर में मेवाड़ अभियान का नेतृत्व मान सिंह को सौंपा। मान सिंह को दिया। ठीक है, 1576 के प्रारंभ में ही अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी के लिए अजमेर आ गया और अजमेर में मेवाड़ अभियान का नेतृत्व किसको सौंप दिया? मान सिंह को सौंप दिया कि तू जा सेना लेकर के और युद्ध कर। किससे? मेवाड़ के महाराणा प्रताप से, और उसे जीत करके मेरे पास लेके आ। अकबर खुद नहीं जाता था, क्योंकि एक छोटे से राजवंश के खिलाफ, क्योंकि अब मेवाड़ बहुत छोटा हो गया था, एक छोटा सा क्या है क्षेत्र है, उसको जीतने के लिए अकबर थोड़ी जाएगा, नहीं गया। मेवाड़ का किसका दे दिया? अभियान का नेतृत्व मान सिंह को दे दिया। अब देखिए दोस्तों,
अब होगा युद्ध हल्दी घाटी का, तो इसको एक बार ऊपर से ही लिखेंगे दोबारा से, है ना। अब होगा राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और या कहें कि शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध। राजस्थान को याद रखने के हिसाब से, मुगलों के हिसाब से सबसे बड़ा राणा सांगा खिलाफ उसने खानवा में लड़ लिया था, लेकिन अगर हम राजस्थान की आज भी हम वीरता और चीजों की बात करते हैं ना, तो अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध आपके हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसको हम देख लेते हैं। 18 जून 1576। कुछ लोग क्या करते हैं 21 जून भी इसकी तारीख बताते हैं, लेकिन हम 18 जून ही पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, राजस्थान ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी साहित्य अकादमी, इन सब की किताबों पर क्या है 18 जून ही डेट दी हुई है। तो हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। 18 जून 1576 खमनोर के पास हुआ था युद्ध। कहां हुआ था? खमनोर के पास। क्षेत्र भी कहां है ये? क्योंकि इसको कुछ लोग अब खमनोर का युद्ध भी कहेंगे, खमनोर के पास। ठीक है। अब हल्दी घाटी का होता है दोस्तों युद्ध, और इस युद्ध में आपकी दोनों सेनाएं होती हैं, प्रताप की और दूसरी सेना होती है आपके मुगल सेना। तो प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूर। हकीम खां सूर मध्यकालीन इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसमें हिंदू राजा की तरफ से मुस्लिम लड़ा है आगे से, और मुस्लिम राजा की तरफ से हिंदू लड़ा है आगे से। मुगल सेना का नेतृत्व, देखिए अभियान का नेतृत्व भले ही मान सिंह के पास था, लेकिन मुगल सेना का जो फर्स्ट पार्ट की जो हरावल होता है ना, सबसे आगे की जो अग्रिम पंक्ति की सेना होती है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका नेतृत्व कर रहा था आपके जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा। अब ये जो हाकिम खां सूर है ना, इसका मकबरा, क्योंकि अब यह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, तो मकबरा कहां है इसका? खमनोर में। कहां है? खमनोर में है। प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूर कर रहा है, मुगल सेना का नेतृत्व आपके जगन्नाथ कछवाहा कर रहा है। एक काफी भीषण युद्ध होता है, लेकिन इस भीषण युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकलता है। प्रताप युद्ध में घायल हुए। प्रताप क्या हो गए? युद्ध में घायल हो जाते हैं। तो प्रताप के घायल होने पर उनके जीवन को संकट में देखकर, कि भाई प्रताप का क्या है, अब जीवन संकट में आ गया, उनके जीवन को संकट में देखकर, प्रताप के जीवन को क्या है? संकट में देखकर कौन? झालाबीदा। क्या नाम है? झालाबीदा ने, झालाबीदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर, प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध का नेतृत्व किया। प्रताप का मुकुट धारण किया और युद्ध किया। युद्ध किया एवं प्रताप को रणभूमि से बाहर भेज दिया। एवं प्रताप को रणभूमि से दूर भेजा। रणभूमि से दूर भेजा।
अब प्रताप को जब रणभूमि से दूर भेजा तो आप सबको याद ही होगा कि चेतक भी युद्ध में घायल हो गया था, फिर चेतक वो नाला पार कर रहा था, लेकिन चेतक ने अंतिम समय में भी मरते मरते भी उस नाले को पार किया और राणा की जान बचाई। तो ये सब कहानियां हैं वो हम देख लिए हैं। अब बात कर रहे हैं हम इस युद्ध की। तो युद्ध में क्या होता है कि मुकुट धारण कर युद्ध किया एवं प्रताप को रणभूमि से क्या है इन्होंने दूर भेज दिया। किसने? झाला बीदा ने। अब दोस्तों क्या है, युद्ध का डिसीजन क्या रहा? अनिर्णित। अनिर्णित। युद्ध कैसा रहा आपके? अनिर्णित रहा। अनिर्णित। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अकबर राणा को जीवित या मृत नहीं पकड़ सका, नहीं पकड़ सका। तो अकबर का क्या है, इससे उद्देश्य कभी भी पूरा नहीं हुआ। तो ये बात हो गई हमारे सामने किसकी? इस युद्ध की। अब देखिए आपका एक व्यक्ति है बदायूनी, जिसने एक पुस्तक लिखी है मुंतक उत तवारीख। मुंतक उत तवारीख। ये जो बदायूनी है, बदायूनी स्वयं मुगल सेना में था। मुगल सेना में बदायूनी स्वयं मुगल सेना में था और बदायूनी ने मुंतक उत तवारीख में क्या है, इस युद्ध का वर्णन किया है। जो आपका ये क्या नाम है, बदायूनी ने युद्ध का वर्णन किया है। युद्ध का वर्णन किया है। तो क्या हुआ कि युद्ध हो गया अनिर्णित और अब जो बदायूनी है तो इसने क्या है, इस युद्ध का वर्णन किया है। अब आगे देखते हैं हम कि तीन लोग अलग अलग इस युद्ध को अलग अलग नाम दे रहे हैं। जो आपका अबुल फजल है तो अबुल फजल तो इसको क्या कहता है, खमनोर का युद्ध। आपके बदायूनी इसको गोगुंदा का कहता है, कर्नल टोड इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। तो वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये खमनोर के पास ही हुआ था ये युद्ध। तो अबुल फजल ने इसे खमनोर, बदायूनी ने गोगुंदा और कर्नल टोड ने इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। देखते हैं हम अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल ने क्या कहा है, खमनोर का युद्ध। मैं इस युद्ध के बारे में ही बात कर रहा हूं कि हल्दी घाटी के युद्ध को किस किस ने क्या क्या कहा है। बदायूनी, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध। और कर्नल टोड ने हल्दी घाटी का, कर्नल टोड ने क्या कहा है इसको, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। कर्नल टोड तो राजस्थान के इतिहास से, राजस्थान के वीरों से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने कहा है कि आपके क्या नाम है, यूरोप में तो फिर भी सिर्फ और सिर्फ एक थर्मोपल्ली है, एक मैराथन है। राजस्थान के तो हर युद्ध भूमि थर्मोपल्ली, हर युद्ध भूमि मैराथन है। और वहां पर तो क्या है, सिर्फ एक बड़ा योद्धा हुआ था, लियोनिडास। इसने कहा है कि राजस्थान का तो हर योद्धा ही क्या है, लियोनिडास है। किसने कहा है, कर्नल टोड ने। अब देखिए इन्होंने ये कह दिया। अब इसके बाद भी अकबर ने क्या है, कोशिशें की मेवाड़ पर अधिकार करने की। तो 1576 से 85 के बीच अकबर ने अनेक मेवाड़ अभियान भेजे। 1576 से 85 के बीच अकबर ने
अनेक मेवाड़ अभियान भेजे, अनेक मेवाड़ अभियान भेजे, अभियान भेजे। इनमें से किसी को खास सफलता नहीं मिली। एक जो आपका शाहबाज खां आया था उसने जरूर कुंभलगढ़ को जीता था। तो शाहबाज खां व अब्दुल रहीम खाने खाना, वह अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में, खान ए खाना के नेतृत्व में, अब्दुल रहीम खाने खाना इन दोनों के नेतृत्व में भेजे। खास ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। एक जो आपका शाहबाज खां था इसने जरूर 3 अप्रैल 1578 को, 3 अप्रैल 1578 को इसने जरूर को कुंभलगढ़ पर अधिकार किया था, कुंभलगढ़ पर अधिकार किया, अधिकार किया। किसने किया? आपके शाहबाज खान ने। तो ये बात हो गई थी इसकी। 1576 से 85 के बीच अकबर ने अनेकों क्या है अभियान भेजे। अब इसके बाद धीरे धीरे राणा ने अपनी शक्ति क्या है दोबारा से बढ़ानी शुरू करी। आप सभी को पता है भामाशाह ने उनका साथ दिया, भामाशाह ने उनको आर्थिक सहायता दी। इसके बाद युद्ध हुआ आपके दीवेर का युद्ध। क्या है? दीवेर का युद्ध हुआ, दीवेर का युद्ध। और दीवेर का युद्ध कब हुआ? 1582 में। कब हुआ दोस्तों? 1582 में। इस युद्ध में इन्होंने अकबर के चाचा सुल्तान खान को हराया। अकबर के चाचा सुल्तान खान को हराया, सुल्तान खान को हराया। किसने हराया? प्रताप ने। और दीवेर के युद्ध को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा है? कर्नल टोड ने। और यही क्वेश्चन आया था आपके सेकंड ग्रेड 2011 में। क्या क्वेश्चन आया था कि मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं दोस्तों? दीवेर को। किसको कहते हैं? दीवेर को। अब 85 से 97 के बीच महाराणा ने धीरे धीरे क्या है संपूर्ण चित्तौड़ और मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। महाराणा ने चित्तौड़ व मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में, को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार किया, संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। तो ये बात हो गई आपके किसकी? ये बात हो गई दोस्तों महाराणा प्रताप के बारे में कि इन्होंने किस पर अधिकार कर लिया? धीरे धीरे मेवाड़ पे अधिकार कर लिया। इसके बाद ये क्या करते हैं वो हम आगे देखते हैं। अब देखिए इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद इन्होंने, पहले इनकी राजधानी इन लोगों की क्या थी? चित्तौड़ हो गई थी, फिर कुंभलगढ़ हुई, और अब इन्होंने क्या है अपनी राजधानी फिर से महाराणा प्रताप ने राजधानी किसे बनाया? चावंड को बनाया। महाराणा प्रताप ने अंतिम दिनों में अपनी राजधानी किसको बनाया दोस्तों? चावंड को बनाया। देखते हैं अभी हम महाराणा प्रताप ने चावंड को क्या है अपनी राजधानी बना लिया था। तो प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया। चावंड को राजधानी बनाया व राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। राज्य में
सुव्यवस्था, क्योंकि अब इनका राज्य क्या था, धीरे धीरे अब स्थिर होने लगा था। अकबर ने भी अभियान बंद करवा दिए थे, तो धीरे धीरे राज्य में क्या था, सुव्यवस्था स्थापित की। चावंड को राजधानी बनाया और राज्य में क्या है, सुव्यवस्था स्थापित कर दी। अकबर ने अभियान करने बंद करे, तो धीरे धीरे अब महाराणा को क्या है, मौका मिलने लगा अपने राज्य का प्रशासन वगैरह स्थापित दोबारा से सुव्यवस्थित करने का। तो ये कार्य कौन कर रहा है, आपके महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप की हो गई मृत्यु, हो गई महाराणा प्रताप की। तो मृत्यु कब हुई, 1597 में, 19 जनवरी 1597, 19 जनवरी 1597। और इनका अंतिम संस्कार कहां किया गया था, बांडोली उदयपुर में। अंतिम संस्कार बारडोली उदयपुर में। कहां किया दोस्तों, बांडोली उदयपुर में। तो ये बात हमने महाराणा की। अब देखिए महाराणा प्रताप जो है ना, आप जैसे राजस्थान के इतिहास का नाम पढ़ते हैं या किसी से भी आप सुनते हैं राजस्थान के बारे में, तो वो बात बोलता है सबसे पहले महाराणा प्रताप की। क्यों बोलता है, तो वो देख लीजिए आप कि इनको क्यों बोलता है। तो राजपूताने का सबसे गौरवमयी नाम, प्रताप का नाम क्या है, राजपूताने में सबसे गौरवमयी है। क्यों है वो हम देख लेते हैं कि भाई इन्होंने ऐसे क्या कार्य किए, इनमें ऐसे क्या गुण थे कि इनका नाम सर्वाधिक गौरवमयी रहा। तो देखिए इनमें क्या है, कुछ क्वालिटीज थी, स्वदेशाभिमानी रहे, ठीक है। इसके अलावा ये स्वतंत्रता के पुजारी रहे। कौन रहे, आपके महाराणा प्रताप। इसके अलावा ये रणकुशल, अच्छे योद्धा भी थे, ठीक है। स्वार्थ त्यागी, इन्होंने अपना स्वार्थ बड़ा नहीं समझा, वरना ये अकबर के सामने झुक करके ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बिता सकते थे। उदार क्षत्रिय और सच्चा वीर, ये क्या है, इनके कुछ गुण हैं। इन गुणों के कारण ही इनका नाम क्या है, राजस्थान के इतिहास या राजपूताने का सबसे गौरवमयी नाम बन गया। तो ये सब बातें हमने किसके बारे में कर ली, ये बातें कर ली दोस्तों हमने महाराणा प्रताप के बारे में। अब मैं बात करूंगा, देखिए कर्नल टोड ने इसे क्या कहा है, हल्दी घाटी। मैं आपसे एक छोटी सी बात यहां पे करूंगा। पहले तो कर्नल टोड ने एक स्टेटमेंट दिया है ना, वो हम देख लेते हैं। वो स्टेटमेंट है कर्नल टोड का कि आल्पस पर्वत के समान अरावली की कोई भी ऐसी घाटी नहीं है, आल्पस पर्वत के समान, ये स्टेटमेंट है कर्नल टोड का, अरावली की ऐसी कोई भी घाटी नहीं है, ऐसी कोई भी घाटी नहीं है, कोई भी घाटी नहीं है जहां, मतलब आल्पस पर्वत के समान अरावली की ऐसी कोई भी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी, सॉरी जहां नहीं, जो प्रताप के किसी किसी न किसी वीर कार्य, किसी ना किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक, उज्जवल विजय या उससे अधिक, उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय, कीर्ति युक्त पराजय
से पवित्र ना हुई है। पवित्र नहीं हुई है। ये किसने कहा? ये कहा आपके कर्नल टोड ने। और इन्होंने क्या है, ये जो युद्ध हुआ था ना, इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। और मेवाड़ का मैराथन तो मैंने आपको बता ही दिया। अब दोस्तों एक किताब है जिसका नाम है अजूबा भारत। देखिए ये एक अलग से ही छोटा सा मैटर है, आजकल ज़्यादा ही करंट में चल भी रहा है। किताब है अजूबा भारत। किताब का नाम है अजूबा भारत, लिखी है महेंद्र भानावत ने। महेंद्र भानावत ने। इसी किताब के पृष्ठ संख्या 153 पर कुछ लिखा हुआ है, उसको लेकर के राजस्थान के जो राजनीति है उसमें चलता रहता है कि अभी जो वर्तमान में गवर्नमेंट है, सरकार है, इसने ऐसी कोशिश की है कि ये राणा के इतिहास को धूमिल कर दे। ऐसा तो दोस्तों किसी में संभव ही नहीं है कि महाराणा प्रताप, जिनकी वीरता और स्वाभिमानता के किस्से हमारी रगों में दौड़ रहे हैं, जिनके नाम से हमें गूजबम्स आते हैं, हम गौरवान्वित हो उठते हैं, उनके इतिहास को कोई छेड़ देगा, ये संभव नहीं है। तो ये किताब है अजूबा भारत महेंद्र भानावत की। उसमें ये दे रखा है कि यहां पर जिस जगह खमनोर में ये युद्ध हुआ था वहां पे ना तो कोई पीले रंग की मिट्टी है ना कोई हल्दी है, तो इसे हल्दी घाटी क्यों कह दिया? यहां पर तो लाल, पीली और काली तीन तीन रंगों की मिट्टियां मिलती हैं। तो इसने ये विवादित बात लिखी है कि इसको हल्दी घाटी इसलिए कहा गया है कि पुरुषों के वेश में नव विवाहिता हैं जिसे हल्दी लगी हुई थी, उन्होंने क्या है, युद्ध किया था। उन्होंने युद्ध किया था, ऐसा इस किताब में है। मैं इस किताब से कोई भी क्या है अपना जुड़ाव महसूस नहीं करता हूं, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखता हूं। आपकी जो कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड में चलती है उसमें एक छोटे से ब्लॉक में इस किताब का क्या है, रेफरेंस दे रखा है। बस ये ही इस गवर्नमेंट के द्वारा की हुई गलती आप समझ सकते हैं। मैं इसे गलत सही किसी भी तराजू पर नहीं तोलूंगा, इसके लिए सरकार ने एक जांच कमेटी गठित कर दी है। तो दोस्तों ये सब बातें हमने महाराणा प्रताप के बारे में की हैं और उम्मीद करता हूं कि महाराणा प्रताप के बारे में आज मैंने जो कुछ आपसे कहा है आपको काफी पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके इसे शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों घर पे रहना है, कोरोना से लड़ना है, कोरोना अकबर है, आप महाराणा हो, संघर्ष करना है, जीत के दिखाना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।